साथियों, एक बेटी ने कॉलेज प्रशासन की वजह से, एमएलए की वजह से, सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से अपनी जान दे दी और इस मामले को 1 साल से ज्यादा हो गया है और अभी तक जो पीड़ित पिता है उसको न्याय नहीं मिला है। आरोपी खुले घूम रहे हैं। बड़ी चिंता का विषय है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रहा था और स्पेशली मुझे टारगेट करके एडवाइजरी जारी की जा रही थी कि लोहारू जो है बहुत शांत क्षेत्र है, यहाँ पे आके माहौल खराब ना करो। तो मैं जो व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहे थे उन लोगों को कहना चाहूंगा कि पहले दीक्षा का मामला हुआ, एक कॉलेज में फीस ना भरने की वजह से और फीस ना भरने की एवज में जो ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, लड़की को गलत तरीके से चलने के लिए उस कॉलेज के केयर टेकर के द्वारा और उसके लड़के के द्वारा, उसके चलते दीक्षा बेटी ने सुसाइड जैसा कदम उठाया। उसके बाद फिर लोहारू क्षेत्र में एक और कॉलेज गोइंग छात्रा की डेड बॉडी पाई गई और आप लोगों ने देखा कि कितना बड़ा आंदोलन यहां पर हुआ था। तीसरा फिर यहां पर जहां के एक नजदीकी गांव में एक बेटी को किडनैप करने की कोशिश की गई और एक 100 कार्ड किसान नेता के ऊपर गंभीर आरोप लगे और सभी आरोपी अभी जेल में हैं। और इसके अलावा भी छिटपुट घटनाएं हुई हैं महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ। लेकिन अगर हम लोहारू से थोड़ा सा बाहर निकलें तो हरियाणा में और भी ज्यादा घटनाएं हुई हैं इस तरह की। रेप हुए हैं, गैंग रेप हुए हैं, मर्डर हुए हैं रेप के बाद। हरियाणा से बाहर निकलें तो उत्तर प्रदेश जो पिछले 10-15 सालों से एक साधु की सरकार है, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि बेटियों की डेड बॉडी रेप करने के बाद पेड़ों पर टंगी मिलती है। सरेआम बेटी का रेप कर दिया जाता है, रेप करने के बाद उसकी मौत हो जाती है और परिजन और सोशल लोग इसमें जलसा ना कर सके, प्रदर्शन ना कर सके, रातों रात बिना परिवार की मर्जी के बेटी का दाह संस्कार भी कर दिया जाता है सरकार और पुलिस के द्वारा। तो पूरे देश में हालात बड़े विकट हैं और सबसे एक सोचने वाली बात जो है वो आप लोगों को ये देखनी पड़ेगी कि लोकल पुलिस जो है, लोकल पुलिस के खिलाफ बड़ी आवाजें उठ रही हैं। लोगों को, पीड़ितों को लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे विश्वास नहीं है। चाहे दीक्षा की बात करें, चाहे मनीषा की बात करें, चाहे फिर ये एक और गांव का हरियावास उसकी बात करें, या फिर हरियाणा के और भी बहुत सारे मुकदमे हुए उसकी बात करें। हिमाचल प्रदेश के एक धर्मशाला में एक कांड हुआ है, उत्तराखंड में एक अंकिता भंडारी का कांड हुआ है। मतलब एक क्वेश्चन ये है कि हरियाणा की बात हो चाहे दूसरे राज्यों की बात हो, लोकल पुलिस पर लोगों को विश्वास क्यों नहीं है? लोकल पुलिस पर विश्वास क्यों नहीं है, इसका उदाहरण आप लोग दीक्षा वाले केस से आसानी से ले सकते हैं। दीक्षा वाले केस में क्या हुआ? दीक्षा वाले केस में मैं वकील हूं, मैं इस केस की बारीकियों से परिचित हूं। दीक्षा वाले केस में सबसे पहले तो लोकल पुलिस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने केयर टेकर हनुमान और राहुल को गिरफ्तार किया और उसने अपने रिमांड पेपर में लिखा कि इनके खिलाफ सबूत काबिले गिरफ्तारी है। अब हम लोगों ने तो, पीड़ित ने तो मांग भी की थी कि हमारी जांच जो है स्टेट क्राइम ब्रांच से की जाए, लेकिन हम लोग भूल रहे थे कि जो केयर टेकर है और जिसका कॉलेज है वो एक सिटिंग एमएलए है, बहुत ऊंची पहुंच है उसकी। रातों रात इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो जाती है
और कुछ दिन बाद ही इन्वेस्टिगेशन के ट्रांसफर होने के बाद तो पॉक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट है, SC/ST एक्ट की स्पेशल कोर्ट है भिवानी में, वहां पर एक एप्लीकेशन मूव की जाती है स्टेट क्राइम ब्रांच के द्वारा, और उस स्टेट क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर थे, जो जांच अधिकारी थे, उन्होंने उस एप्लीकेशन में लिखा कोर्ट को मुखातिब होकर कि जी मेरी जांच में केयर टेकर राहुल, केयर टेकर हनुमान, उसका लड़का राहुल और जो बाकी आरोपी है प्रिंसिपल या हो या चाहे वो MLA, इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं पाया है। अब पीड़ित परिवार ने स्पेसिफिक आरोप लगाया था अपने केस में कि पैसे न भरने की वजह से, फीस न भरने की वजह से मेरी बेटी को 5वें सेमेस्टर के पेपर में नहीं बैठने दिया, और इनके पास कॉलेज प्रिंसिपल की रिकॉर्डिंग भी थी जिसमें वो थ्रेट कर रही थी, अभी सोशल मीडिया पे भी आप लोगों ने सुनी होगी। इस सब के बावजूद उस डिस्चार्ज एप्लीकेशन की रिपोर्ट में उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने लिखा कि जो पीड़ित पिता का आरोप है बेटी को पेपर नहीं देने दिया गया, वो झूठ है, बेटी को पेपर देने दिया गया था। दूसरा जो आरोप है सेक्सुअल हरासमेंट के, वो भी हमारी जांच में झूठे पाए गए, और उसने कहा कि ना तो राहुल का कोई दोष है, ना हनुमान का कोई दोष है, किसी का भी कोई दोष नहीं है, केस झूठा है और मैं केस खारिज कर रहा हूं और कैंसिलेशन रिपोर्ट जल्दी हम दे देंगे। लेटर ऑन इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का रुख किया। क्यों किया? जब लोकल पुलिस पे या जो जांच एजेंसी जांच कर रही है, और वो भी एक्यूज की रिक्वेस्ट पे कर रही है, मुलजिम की रिक्वेस्ट पे जो जांच एजेंसी जांच कर रही है, तो इसको विश्वास नहीं था, इसलिए SC कमीशन का रुख किया। अब SC कमीशन ने कहा कि भाई जो क्राइम ब्रांच ने कहा है कि इस बेटी ने पेपर दिया है, उस बेटी के पेपर की हैंडराइटिंग की जांच होनी चाहिए। उस एप्लीकेशन को, उस आंसर शीट को वहां से कब्जे में लिया गया, इसके घर से उसकी हैंडराइटिंग की असल डायरी जो बच्ची लिखती थी वो कब्जे में ली गई, और जांच एजेंसी ने फिर वो उसको दिल्ली FSL में भेजा, और अब उसकी रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में ये आया है कि जो आंसर शीट वहां पर यूनिवर्सिटी में जमा की गई थी उसकी हैंडराइटिंग दीक्षा की नहीं थी। तो इससे क्या पता चलता है? पुलिस प्रशासन को शुरू से पता चल गया था कि हमारे खिलाफ ये आरोप है कि हमने पेपर नहीं देने दिया गया। तो अब तो क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में किसी और से दीक्षा के नाम से आंसर शीट लिखवा के कॉलेज में जमा कराई, और क्राइम ब्रांच को और कोर्ट को, सरकार को, पुलिस डिपार्टमेंट को गुमराह करने का काम किया उस कॉलेज प्रशासन ने। और SC कमीशन के रिकमेंडेशन पे फर्जी दस्तावेज तैयार करने और फर्जी दस्तावेज को असल के तौर पे यूज करने की धाराएं ईजाद की गई है, SC कमीशन ने रिकमेंडेशन की है, और जो अब नए जांच अधिकारी है उसमें वो ईजाद भी की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी को इन फैक्ट्स का पता नहीं था? तो फिर वो किस चीज का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, किस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था? तो कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर भी संदेह के बादल गहरा रहे हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। हमने जो आज यहाँ पर ज्ञापन देना है, हमने उसमें स्पेसिफिकली मांग की है कि उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी सेक्शन 4 SC/ST एक्ट और दफा 298, 261 और 198 BNS की धाराओं में पर्चा भी दर्ज होना चाहिए। अब मेन मुद्दा यह है कि भाई SC कमीशन आज से 3 महीने पहले अपनी रिकमेंडेशन दे चुका है कि इन आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार किया जाए, सारे सबूतों को फ्रीज किया जाए ताकि उनके साथ दोबारा टेम्परिंग ना हो। भाई टेम्परिंग जो एक बार हो चुकी है, मैनिपुलेशन इन्होंने कर दी, स्कूल कॉलेज वालों ने बच्ची का पेपर लिखवा के और वहां पे जमा करा दिया किसी और से, आगे टेम्परिंग ना हो, इसलिए SC कमीशन ने स्पेसिफिकली हिदायत दी है स्टेट को, हरियाणा सरकार को, हरियाणा पुलिस को, कि और सबूतों के साथ छेड़खानी ना हो, इसलिए सबूतों को बड़ा संभाल के रखा जाए, फ्रीज करके रखा जाए। अब सवाल यह है कि हरियाणा पुलिस पे
अब जांच दोबारा हरियाणा पुलिस पे, लोकल पुलिस के पास आ गई है। अब इनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्या पुलिस होता है तो उनकी आदेशों की अवहेलना क्यों की जा रही है? गिरफ्तारी सेकेंडली नोट डिस्चार्ज की एप्लीकेशन इमीडिएट इनको विड्रॉ किया जाए। तीसरा नंबर, जो इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच का था जिसने वह इन लोगों को चौथा, वो दोनों तीनों चारों पांचों आरोपी हैं, चाहे कितने बड़े ओहदे पे बैठे हों, कानून के सामने सब बराबर है, सबको गिरफ्तार किया जाए। और पीड़ित परिवार जो है, इसको जब लोग इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं तो इसको नुकसान पहुंचाना कौन सा मुश्किल है? इसको भी तुरंत प्रभाव से प्रोटेक्शन दिया जाना बहुत जरूरी है। और एक और हमारी मांग है कि इस बच्ची की वजह से, बच्ची की सुसाइड की वजह से पूरा परिवार बिखर गया है, तो सरकार इस तरह के मामले में, जिस तरह के संदीप राठा के मामलों में, सुसाइड के मामले में सरकार ने सरकारी नौकरी प्रोवाइड कराई है उस पीड़ित परिवार को, इसी तरह पर इस परिवार के भी एक योग्य सदस्य को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए और कंपनसेट भी किया जाए। नहीं तो ये आंदोलन अभी छोटा सा था और ये आंदोलन बड़ा भी स्टेट लेवल तक भी जा सकता है। इसी के साथ तो अपनी बात करता हूँ, खत्म करता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत। हाँ, और मैं कहना पड़ गया कि इसकी जांच जो है, मुझे लग रहा है लोकल पुलिस पूरी तरह प्रभाव में है। इन्वेस्टिगेशन तुरंत ट्रांसफर करके सीबीआई को ट्रांसफर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।